करूंगा। जिसके माँ बाप ये चाहते हैं कि मैंने अपनी गुर्बत में अपनी औलाद को पढ़ाया, उसकी माँ पत्थर फोड़ फोड़ कर रोहित को पढ़ाती थी और उसकी माँ का ख्वाब था कि मेरा बेटा काबिल बनेगा तो गुर्बत और इफ्लास का खात्मा होगा। मगर बताइए, आज आप एक दलित नौजवान अपनी जान देने पर मजबूर हो गया। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि बताइए आपके पास उसका क्या जवाब है। आज यूनिवर्सिटी में नौजवान गरीब बच्चे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी जेएनयू को जाकर पढ़ते हैं, नजीब का आपके सामने जेएनयू का एक बच्चा नजीब बदायूं का रहने वाला वहां पर पढ़ने के लिए गया तो रात में ये खुद पुलिस का तैयार करता है कि बीजेपी के नौजवानों की तंजीम के जिम्मेदार हो गया। मेरे भाई 2 महीने से ज्यादा कर्जा हो चुका है, आज तक नजीब का पता नहीं है। नजीब की मां अगर दिल्ली के साथ गई और जाकर दिल्ली में नजीब के लिए पुकारा, रो रो करो मां आज भी कह रही है मेरे भाई तो मेरा नजीब कहाँ है, मेरा नजीब कहाँ है। शायद उस मां की आंसू सूख गए होंगे मगर नजीब की मां का कलेजा आज भी चल रहा है, भटक रहा है अपनी औलाद के लिए। अंदाजा लगाइए कि जिस जगह से जिस यूनिवर्सिटी से नजीब बैठ हुआ तो हमारे वजीर आजम की आइशार से 6-7 किलोमीटर के फासले पर है। दिल्ली पुलिस जो सबको पकड़ सकती है, मालूम कर सकती है, मगर अब तक नजीब का पता नहीं चला। हिंदुस्तान के वजीर आजम की बीजेपी की सरकार नौजवानों को नौकरियां नहीं फराहम कर सकती। ये सरकार नौजवानों के तालीमी मुस्तकबिल को रोशन करने के बजाय उसको अधूरा रखना चाहती है। ये फैसला आपको करना है। जमहूरियत में वोट डालने का इख्तियार आपको है मेरे भाई। मैं चाहे अगर 2 घंटे की जज्बाती तकरीर करके चला जाऊं, मगर और डालना तो आपको है। मेरा काम यह है कि आपको फैसला लेने में आसानी पैदा हो जाए। हिंदुस्तान के वजीर आजम मोदी ने अपने पार्लिमानी इलेक्शन के दौरान जनता में कहते थे कि जब मैं वजीर आजम प्रधानमंत्री बन जाऊंगा तो इस मुल्क में 6 दिन आएंगे। मेरे भाई, इस मुल्क में 6 दिन नहीं आए, उत्तर प्रदेश में 6 दिन नहीं आए, बल्कि हिंदुस्तान के वजीर आजम ने 500,000 की नोट को खत्म करके गरीबों पर एक बड़ा मसला पैदा कर दिया। अब 6 दिन तो नहीं आए बल्कि गरीब और गरीब हो गया। उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ में चाले का कारोबार होता था, आज वो चाले के कारोबार पर ताला लग चुका है। नगीना में लकड़ी का कार होता था, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, क्या वो लोग परेशान है, इसलिए हिंदुस्तान के गरीबों के पास पैसा नहीं है। आज आप जाकर देखिए फिरोजाबाद में गिलास का काम होता था, वो बंद पड़ा हुआ है। मुरादाबाद में पीतल का काम होता था, वो बंद पड़ा हुआ है। लखनऊ में जरदोजी का काम होता था, बंद पड़ा है। किसान को उसके फसल की कीमत नहीं मिल रही, इसलिए कि लोगों के पास पैसा नहीं है। आज 3 महीने हो गए, मैं अपना बैंक से पैसा नहीं निकाल सकता और हिंदुस्तान के वजीर आजम कहते हैं तो मैंने करप्शन का खात्मा कर दिया। मैंने 6 दिन ला लिए। हिंदुस्तान के वजीर आजम और बीजेपी कहती है कि मोदी ने काला धन को खत्म किया। आपने काला धन को खत्म नहीं किया, आपने गरीबों को खत्म किया, आपने करप्शन को खत्म नहीं किया, आपने हुर्रियत का इजाफा कर दिया। आज उत्तर प्रदेश का गरीब परेशान है क्योंकि लोग और दुनिया जानती है कि गरीब काट पर कारोबार नहीं होता। दिल्ली में बैठने वाले हिंदुस्तान के वजीर आजम, तुमको क्या मालूम नगीना के गरीबों के घर में आज शराब नहीं कर रहा है। तुमको आज अपने बगल में बैठकर बड़े बातें कर जाते हो, मगर आज उत्तर प्रदेश के गरीबों के घर में शराब नहीं चल रहा है। खाने को पैसे नहीं है, बच्चों की फीस का इंतजाम नहीं कर सकते। ये 500,000 की नोट रद्द करके हिंदुस्तान के वजीर आजम ने उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान के गरीबों पर बहुत बड़ा शर्त लगाया है, एक बहुत बड़ी शर्त लगाई है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये फैसला आपको करना है कि जो लोग
12-12, 13-13 घंटे बैंक की लाइन में खड़े होते थे। आज हिंदुस्तान में लाइन में खड़े होकर अपना पैसा निकालने के लिए 130 के करीब लोगों ने अपनी जानें गंवा दी। बताओ हिंदुस्तान के वजीर आजम और बीजेपी वालों, बताओ तुम्हारे पास उसका क्या जवाब है कि तुमने 500 की नोट निकाल दी, 1000 की निकाल दी जो गरीब की थी, मगर आज गरीब अपना पैसा निकालने के लिए लाइन में खड़े होकर मर जाता है। हिंदुस्तान के वजीर आजम के पास कोई बात नहीं है। मेरे भाई, मेरी बात को थाली मारने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, ये कोई मुशायरा नहीं है कि किसी शायर के शेर पर आप थाली मारे, या फिर ये कोई कमालिया जाने का प्रोग्राम नहीं है। मैं चाहता हूं कि मेरे अल्फाज को सुनकर आप एक अज़म और हौसले के साथ उठकर यहाँ पर जाइए कि नगीना से इंशाअल्लाह ताला बीजेपी को हम शिकस्त देंगे। मेरे बीच फैसला और बुजुर्गों, हिंदुस्तान के वजीर आजम ने एक और बात कही थी कि इंडिया फर्स्ट, हिंदुस्तान के वजीर आजम ने कहा था कि मेरी कोई किताब नहीं है, मेरी किताब हिंदुस्तान का संविधान है। कल क्या फैसला लिया गया? फैसला ये लिया गया कि जो शख्स बाबरी मस्जिद को शहीद किया जा रहा था, वो सामने बैठा हुआ था, उसकी गोद में कोई खातून कूद कर उसको मिठाई खिला रही थी। आज उस शख्स को, जिसका नाम मुर्शद मनोहर जोशी है, जिसके खिलाफ बाबरी मस्जिद की शहादत का सीबीआई का मुकदमा चल रहा है, हमारे वजीर आजम उस शख्स को पद्म विभूषण का अवार्ड देते हैं जो हिंदुस्तान का सिविलियन दूसरा बड़ा अवार्ड है। भारत रत्न के बाद अगर कोई अवार्ड है तो पद्म विभूषण है, जिसके खिलाफ क्रिमिनल मुकदमा चल रहा है। आप उसको पद्म विभूषण देते हैं और वजीर आजम कहते हैं कि मैं सियासत को पाक कर दूंगा, मैं सियासत से क्रिमिनलों का खात्मा कर दूंगा। बताओ मिस्टर मोदी, जिसके खिलाफ क्रिमिनल केस है, कैसे आप उस शख्स को पद्म विभूषण का अवार्ड दे सकते हैं? बताइए, आप खुद सोचिए, ये मुल्क मेरा है, ये मुल्क आपका है, ये मुल्क बीजेपी या मोदी का नहीं है। ये हिंदुस्तान मेरा है, ये हिंदुस्तान की सरजमीन को मैंने अपने खून से फेंका है। इस सरजमीन की आजादी में हमने अपना खून पसीना सब कुछ कुर्बान किया। यार बात है कि मौलत का कलम आजाद नहीं है, मगर ये वतन मेरा है और मेरा वतन रहेगा। मैं यहाँ पर कभी किराएदार था न किराएदार रहूंगा, मैं शहरी रहूंगा। हिंदुस्तान का संविधान मेरा है, आपका है और सबका है। बताइए मिस्टर मोदी, आपका मेरे सवाल का क्या जवाब है कि जिसके खिलाफ क्रिमिनल केस चलता है, मिस्टर मोदी उसको पद्म विभूषण का अवार्ड देते हैं। वह मिस्टर मोदी आपका इंसाफ, वह मिस्टर मोदी सबका साथ सबका विकास। आए मित्रों, तुमने कहा था कि आप इंसाफ नहीं करना चाहते, आप हिंदुत्व को मजबूत करना चाहते हैं। ये मेरा चार्ज है बीजेपी के ऊपर, क्योंकि जिसके ऊपर इतना संगीन जुर्म का मुकदमा चल रहा है, आप उसको पद्म विभूषण दे देते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, और हैरत की बात देखिए कि मेघालय एक रियासत है नॉर्थ ईस्ट में, वहां पर एक आरएसएस के मशहूर आदमी, उनको गवर्नर बनाया गया। उनका नाम तनुमुगम है। राजभवन के स्टाफ ने, काम करने वालों ने लेटर लिखकर वजीर आजम को भिजाया, क्या हिंदुस्तान के वजीर आजम, ये जो आरएसएस के तुम्हारे आदमी को तुमने गवर्नर बनाया, वो रातों में राजभवन को नौजवान खवातीन का क्लब बनाकर रख दिया। बताइए, आप राजभवन के इस अजमत को मजरूह करते हैं और गवर्नर साहब रात में वहां पर रंगरलियां मनाते हैं, तो उनको हटा दिया गया, उनको हटा दिया गया।
मगर जिसके खिलाफ संगीन मुकदमा है उसको कदमा मुस्लिम दे दिया। ये अजीब आपका इंसाफ है हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म। ये सबका साथ सबका विकास ऐसा है कि सबका साथ तो आपको नहीं चाहिए, न सबका विकास आपको चाहिए। आप सिर्फ चाहते हैं कि विकास अपना हो, साथ किसी का ना हो मगर मेरा काम हो जाए। आप अंदाजा लगाइए कि 3.25 साल में हुकूमत के पास कोई पॉलिसी और प्रोग्राम नहीं है। पाकिस्तान पाकिस्तान बोलते हैं, ठीक है, तो फिर आप जब पाकिस्तान पाकिस्तान करते हैं क्यों नवाज शरीफ के घर में बिन बुलाए मेहमान बनकर आप चले गए? नवाज शरीफ के घर में शादी की तो हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म फौरन वहां पर पहुंच गए। मुझे उर्दू की मशहूर कहावत याद आ गई कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला जी वहां पहुंच गए और कहा कि अमन करिए। आज भी वो नजारे भूल नहीं सकता कि जब हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म लाहौर के एयरपोर्ट पर उतरे, नवाज शरीफ ने इनका इस्तकबाल किया तो ऐसा लग रहा था कि 2 बरसों पुराने बिछड़े भाई मिल रहे। मगर नवाज शरीफ में शराफत नहीं थी। नाम तो नवाज शरीफ है मगर शराफत नहीं दिखाई, शरारत दिखाई। और हमारे एयरपोर्ट नवाज शरीफ ने नोटबंदी के नाम पर कहती है कि दहशतगर्दी खत्म हो गई। बीजेपी वालों ये तो बताओ कि कितने दहशतगर्द मारे जा रहे हैं और उनकी लाशों से 2000 की नई नोट निकलती है। गरीबों के पास पैसा नहीं है मगर सड़क पार से दहशतगर्द आ रहा है, उसके पास से नोट निकलती है। आज बीजेपी मेरे अभी दोस्तों और बुजुर्गों हर महाज कर नाकाम साबित हो गई। मैं अलीगढ़ में 2 दिन पहले तकरीर किया था इंतखाबी जलसे में और हस्ब रिवायत हमारी हर तकरीर को टीवी पर दिखाते कि ऐसी ने फिर से एक मुतनाज़ा बयान दे दिया। मैं शुक्रिया अदा करता हूं टीवी वालों का कि आप मुझे इतनी फ्री पब्लिसिटी दे रहे हैं। मेरी टीवी के जिम्मेदारों से गुजारिश है कि जरा नजीने वालों से मोहब्बत भी दिखा दो और तुम ये समझते हो बाद लोग बीजेपी से वाबस्ता लोग ये समझते कि ओवैसी की तकरीर पर तनकीद करने से कुछ हो जाएगा। मैं उनको जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं कि मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं इतना पढ़ा लिखा तो नहीं हूं जितना हमारे टीवी के लोग पढ़े लिखे हैं। मैं इतना पढ़ा लिखा तो नहीं हूं जितना हमारे वज़ीर आज़म पढ़े लिखे हैं, जितना हमारे दुश्मन है, मगर इतना तो पढ़ लिखना जानता हूं। और मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैंने अलीगढ़ की तकरीर में कहा था कि मैं तमिलनाडु की आवाम को सलाम करता हूं कि उन्होंने अपनी तहजीब की हिफाजत के लिए मुनज़्ज़म होकर, मुत्तहिद होकर, हजारों लाखों की तादाद में निकलकर अपनी गली को की। बताइए कौन सी बुरी बात मैंने कही? फिर मैंने कहा कि हिंदुस्तान का संविधान की दफा उनकी, थोड़ी अंग्रेजी में बोल देता हूं, आर्टिकल 29 इजाजत देता है मुझ पर तनकीद करने वालों कभी संविधान पढ़ लो। मेरी लड़ाई संविधान में जो हक दिया वक्त हासिल करना है। या मदीना में हजारों की तादाद में लोग बैठे हैं या जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, मेरी लड़ाई किसी मजहब के खिलाफ भी न रहेगी इंशाअल्लाह ताला। मैं किसी मजहब के खिलाफ नहीं हूं, मेरी लड़ाई हुकूक की लड़ाई है। मैं अपना हक चाहता हूं, वो हक जो हिंदुस्तान के संविधान ने मुझको दिया। तो मैं ये कह रहा हूं कि हिंदुस्तान का आइन, हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 29 दफा 29 मुझे अपनी तहजीब की हिफाजत की इजाजत देता है, तो मैं अपनी तहजीब की हिफाजत करूंगा या नहीं करूंगा?
क्या हम अपनी तहजीब की हिफाजत करेंगे? नहीं करेंगे। क्या हम अपनी तहजीब के मुताबिक शादी करेंगे? नहीं करेंगे। क्या हम RSS की मुताबिक तहजीब पर करेंगे? खुदा जब हम अपनी तहजीब की बात करते हैं, वो आर्टिकल 29 है, तो तमाम के तमाम शराब साफ हो जाते हैं, बड़ी तकलीफ होती है, पेट में दर्द शुरू हो जाता है। अरे याद रखो, 65 साल हमने तुम्हारी बकवास को सुना, 65 साल हमने तुम्हारे दिल भरे बातों को सुना, 65 साल हम तुम्हारी तसल्लियों को सुन के आए। आज का नौजवान, आज का जिम्मेदार, आज का बुजुर्ग अब तुम्हारी बात का जवाब देने के लिए उन लोगों की तरफ से उनका गुलाम खड़ा हुआ है। और मेरा जवाब क्या है? मेरा जवाब जज्बाती नारे नहीं है, मैं जज्बाती नारों का कायल नहीं हूँ। मेरे भाई, जमहूरियत में हमको अगर अपने मसाइल हल कराना है तो हमको अपने नुमाइंदों को कामयाब करना। अगर आपका नुमाइंदा आपकी पार्टी से कामयाब होगा तो विधानसभा में जाएगा उत्तर प्रदेश की, आपके मसाइल के लगेगा। मुझे अभी बताया गया कि कोटरा महल्ले में दीवार उठाने की इजाजत नहीं देते सबका के विधायक। क्यों भाई? ये आपकी जाति मिल्कियत है क्या? दीवार उठाने हमने सज्जाद मुस्लिमीन की हमारी बहन को कामयाब करिए, 1 महीने के अंदर कामयाबी के बाद वो दीवार उठ जाएगी इंशाअल्लाह। लोग बता रहे थे कि यहां पर गवर्नमेंट का अस्पताल है, मगर वहां पर नाम का अस्पताल है। हम पूछना चाहते हैं समाजवादी के अखिलेश यादव से कि अखिलेश यादव जब कभी टीवी कैमरा के सामने आते तो सिर्फ 2 ही बात करते, नेताजी विकास। अब आप अपने वालिद को नहीं सामने ला सकते, आपके वालिद आपसे मुतमईन नहीं है, ठीक है, मगर जब विकास की बात आप करते हैं तो बताइए कौन सा विकास आपने किया? नगीना के दवाखाने में विकास नहीं है, नगीना से नजीबाबाद की रोड में रोड ही नहीं है, खाली खड्डे और खड्डे हैं। वो रोड बोलते हैं तुम्हारा विकास कह रहा है, और अखिलेश बोलते हैं काम मोर्चा है। कौन सा काम मोर्चा? नजीबाबाद से नगीना से नजीबाबाद का रोड जारी हो, तुम्हारा काम बनता। मुख्यमंत्री जी कभी रोड पर भी चलिए, आप हवाओं में उड़ते हैं और हेलीकॉप्टर में, कभी गरीबों की तरह रोड पर भी चल कर देखिए तो तकलीफ का अंदाजा आप। समाजवादी पार्टी विकास की बात करती है, मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी में अपने बजट के उनके डॉक्यूमेंट्स को देख कर कह रहा हूं, मैं अखिलेश की तरह इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, बड़ा पढ़ा लिखा हूं। इनके बजट में, उत्तर प्रदेश के रियासत के बजट में मदरसों के लिए जो पैसों का ऐलान किया गया था, क्या आपकी हुकूमत ने उसमें से 80 करोड़ रुपये कम नहीं कर दिए? जो मदरसों के जिम्मेदार है वो नोट करें मेरी इस बात का, और जाकर चेक कर ले बजट के डॉक्यूमेंट को उठाकर कि सच में बात कही थी 80 करोड़ रुपये का। स्कॉलरशिप की बात की थी, 350 करोड़ रुपये खर्च कर दिए। मल्टी सेक्टरल डेवलपमेंट की बात थी, 440 करोड़ थे, आप बताइए कितने किए? 160 करोड़ रुपये किए। मेरे भाई पूरी फेरिस्त है मेरे पास इनके रिकॉर्ड की, और इनका रिकॉर्ड बड़ा खराब है, क्योंकि समाजवादी बात करती है विकास की तो मेरे पास एक अंग्रेजी रोज लाने की कटी है। मेरे अल्फाज अगर होते तो समाजवादी के लोग बोलते, अरे ये तो भड़काऊ भाषण देता है, ये तो वोट काटने के लिए आया है, ये सिर्फ जज्बाती तकरीर करके चला जाता। आज अखिलेश यादव, अगर तुम में सच्चाई होगी
तो तुम 2 साल तक मुझे तकरीर करने का मौका नहीं दिए उत्तर प्रदेश, वरना मैं 2 साल पहले मदीना पे आकर आपके दरमियान में खड़े होकर अपनी बात को करता। मगर अब तुम तो इलेक्शन है और इलेक्शन के सिलसिले का परमिशन समाजवादी की सारी हुकूमत नहीं देती है, बल्कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देती है। मैं शुक्रिया अदा करता हूं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, जो इतनी बेबाकी और सफाई के साथ इस इलेक्शन का इनेकाद कर रही है उत्तर प्रदेश का। और हमको जब इजाजत मिली है तो इसके बारे में आपको बताना चाह रहा हूं कि इनके वादों का ये पर्दाफाश आज हो रहा है, इनके वादों का पर्दाफाश हो रहा है। हुकूमत ने वादा किया था कि गन्ना की कीमत मिलेगी, कितनी कीमत मिलेगी? 355 रुपये क्विंटल की कीमत मिलेगी। अखबार लिखता है कि नहीं पूरा कर सके। आप अंदाजा लगाइए कि हुकूमत ने वादा किया था कि जो किसान का कर्जा होगा उसको माफ कर दिया जाएगा, और क्या किया कि इसकी सरकार ने सिर्फ उन्हीं लोगों का कर्जा माफ किया जो उत्तर प्रदेश के सहकारी ग्राम विकास बैंक से लोन लिए और जिसका कर्जा सिर्फ 50,000 रुपये। आप अंदाजा लगाइए उनका काम। दूसरा यहाँ आ जाओ बाबू आप। किसानों के कागज सरकार के इंश्योरेंस करवाएंगे, इंश्योरेंस नहीं हुआ। अरे ये पूछ जाओ 20 घंटे लाइट दी जाएगी और अखबार इंडियन एक्सप्रेस लिखता है अपने लोगों के ताल्लुक से कहा था कि यहाँ पर कोई प्रकार का फसाद नहीं होगा, मगर मुजफ्फरनगर का फसाद हुआ। इसमें गरीब और मजलूम लोग परेशान हुए। मेरे भाई आज लोग मुझे दुर्गा परस्त करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ 2002 में गुजरात में फसाद हुआ और हम तमाम उसकी जिम्मेदार बीजेपी सरकार को लगाते हैं, इसलिए कि हिंदुस्तान की जो सरकार होती है उसकी ड्यूटी होती है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि कॉन्स्टिट्यूशन से इस बात की गुंजाइश सकी गई जिम्मेदारी है कि हुकूमत इंसानों की जान की हिफाजत करे। वो मोदी सरकार नाकाम साबित हुई। अब मुजफ्फरनगर का फसाद हुआ तो मुजफ्फरनगर के फसाद में जिम्मेदारी का सत्ता पर आए थे होती। आप जवाब दीजिए कि मुजफ्फरनगर के फसाद की जिम्मेदारी अखिलेश पर आए थे होती, तो फिर हम भूल जाएंगे उसको। ये उनका वादा था। क्या हुआ अब्दुल्ला भाई? और खड़ा होगी कोई नहीं हो जाए। मैं आपसे बता रहा था कि जो वादे समाजवादी ये 2012 और 14 में किए थे उसको कहां तक पूरा किया नहीं किया। रिजर्वेशन का वादा किया था उसके लिए कमीशन से कहीं बनाया गया। मेरे भाई फिर आप ये देखिए कि ये भी कहते थे
कि जो जेल में मासूम बच्चे हैं उनको छोड़ा जाएगा, कॉम्पनसेशन दिया जाएगा और जिम्मेदार होमदारों पर कार्रवाई की जाएगी। कुछ नहीं हुआ इस ताल्लुक से भी। मैं चैलेंज कर रहा हूं समाजवादी पार्टी को कि बताइए, अगर आपने 100 बच्चों को छोड़ा, मासूम बच्चों को, तो उनका नाम लिखकर पेश कर दीजिए। ये नाम तक नहीं बता सकते। फिर एक ऐलान हुआ था कि कैंप करवाया जाएगा, ये समाजवादी पार्टी का इलेक्शन मैनिफेस्टो है, और उस कैंप में मुस्लिम बच्चों को ट्रेनिंग देकर पुलिस में नौकरियां दी जाएंगी। मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, कोई कैंप नहीं हुआ। 2017 का इलेक्शन मैनिफेस्टो भी यही कहता है, मगर इसमें भी कोई काम नहीं हुआ। फिर कहा था कि 30,000 उन बच्चियों को दी जाएगी जो 10वीं जमात पूरा करेंगी। 2014-15 में स्कीम को खत्म ही कर दिया गया। फिर ये कहते थे कि उन दस्तकारों को सब्सिडी दी जाएगी, 12,000 रुपये हर साल दिए जाएंगे। नगीना में खड़े लोग काम करते हैं, लकड़ी का दस्तकार है, आप खुद पूछिए अपने आप से कि कहां तक पहुंचेंगे। जिन्होंने कहा था कि हम 8,000 सोलर की रिक्शा देंगे, कितने रिक्शे ही रिक्शा आपने दिए बताओ? समाजवादी की सरकार पूरे उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड नहीं दे सकते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अखिलेश ने कहा कि मैं सब लोगों को नहीं दूंगा। आप बताइए, अखबार लिखता है इंडियन एक्सप्रेस, एक अयोध्या प्रसाद पाल है जो पीएसपी से सत्ता में चले गए, तो जैसा सत्ता में चले गए उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता। मेरे भाई मेरे बुजुर्गों, ये सिर्फ समाजवादी पार्टी नाम और सिर्फ काम आप अंदाजा लगाइए कि लैपटॉप लैपटॉप टैपटॉप टैपटॉप बोलते रहते हैं। कितनों को लैपटॉप दिया, 100 रुपये उसका बजट कर दिए और उसमें नया नया एडिशन करते गए। टैबलेट की बात कही, वो टैबलेट आज तक बच्चों को नहीं मिलता। मेरे भाई, इनके वादों की ऐसी बड़ी फेरिस्त है जो पूरा नहीं कर सके। मैं आपसे तो इतना ही कहना चाहता हूं कि मेरी लड़ाई किसी के खिलाफ नहीं है, मेरी लड़ाई मेरे हक के लिए है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क्या जरूरत है? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की समाजी और माशी की जरूरत है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ख्यालात की आजादी चाहती है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इबादत और अकीदे पर कारबंद रहने के लिए जरूरत कर रही है। हम अपनी इबादत अकीदे और खास पर कारबंद रहने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम अपनी तहजीब को, अपनी जबान को, रस्म हक को तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए जमहूरी अंदाज में अपनी लड़ाई को जारी रखा है। मेरे भाई मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, हमारी लड़ाई क्या है कि हर एक की बात सुनी जाए। मुझे हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन पर पूरा भरोसा है, इसलिए कि हिंदुस्तान का संविधान मुझे मजहबी आजादी और ख्याल की आजादी की जमानत देता है। हिंदुस्तान का संविधान समाजी, माशी और सियासी इंसाफ की बात करता है। मेरी लड़ाई किसी मजहब के खिलाफ भी न रहेगी। मेरी लड़ाई हिंदुस्तान के संविधान के जो हुकूक है, जो मुहाफिज को यकीनी बनाने के लिए है। मेरी लड़ाई हिंदुस्तान के संविधान के बुनियादी हक को हासिल करने के लिए है। मेरी लड़ाई हिंदुस्तान में नाइंसाफियों को खात्मा करने के लिए है। मेरी लड़ाई नौजवानों को उनका हक दिलाने के लिए है। बताइए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसमें कहाँ की सरकार परस्ती है? कोई सरकार परस्ती नहीं है, मगर सरकार परस्ती का इल्जाम लगाने वालों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारा रिकॉर्ड खराब है। तुमने 5 साल में कुछ नहीं किया, और जब आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक मुतबादिल के तौर पर उत्तर प्रदेश में आती है, कल तक मजबूरी थी, यकीनन आज भी इंशाअल्लाह ताला हम बीजेपी को उत्तर प्रदेश पर इक़्तिदार पर आने नहीं देंगे। हम बीजेपी को, मोदी को टिकट देंगे। मगर मेरे भाई, हमने माजी में कांग्रेस का साथ किया, समाजवादी का साथ किया, बीएसपी का साथ किया, हमने तमाम पार्टियों का साथ किया।
इसलिए दिया कि कोई मुतबादिल नहीं कहा। मेरे भाई आज मुतबादिल हमारे सामने है। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन एक मुतबादिल के तौर पर आपके सामने है। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के इंशाअल्लाह ताला अरकान असम्बली कामयाब होंगे तो हम आपके विधानसभा में जो डेवलपमेंट विकास का काम रुका हुआ है उसको पूरा करेंगे। जो गुंडागर्दी जो माफिया राज चलता है उसका खात्मा करेंगे। उत्तर प्रदेश में मेरे भाई आपको जानकर हैरत होगी कि 2012 से लेकर अब तक कितने रेट में इजाफा हुआ, अस्मत रेजी में इजाफा कितना हुआ है, 30-50% का इजाफा रेट में हुआ। किडनैपिंग होगी। बताइए आप ये विकास विकास की बात करते हैं। बुलंदशहर में एक मासूम बच्ची की इज्जत लूट की गई, किडनैपिंग हो जाती है। और मेरा मानना यह है कि जब तक पुलिस को सियासी आंकड़ों से आजाद नहीं किया जाएगा पुलिस सही मानों में काम नहीं कर सकेगी। जिस दिन पुलिस आजाद हो जाएगी हिंदुस्तान में कभी कोई फसाद नहीं होगा। जिस दिन पुलिस आजाद हो जाएगी सियासी आंकड़ों से कोई गरीब पर जोर नहीं होगा। जिस दिन पुलिस आजाद हो जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो किसी गरीब का घर नहीं उतरेगा। आज यही हक की लड़ाई है कि जब आपका नुमाइंदा कामयाब होकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाएगा, जब हमारी बहन उत्तर प्रदेश के विधानसभा में कामयाब होकर जाएगी तो आपकी आवाज बनकर वहां पर आपके मसाइल को उठाएगी। 5 साल से कितने विधायक थे समाजवादी के मुजफ्फरनगर के लिए हिंदुस्तान टाइम्स अखबार लिखता है तो 3 साल में उत्तर प्रदेश में 10,000 छोटे बड़े फसाद हुए। क्या विकास है समाजवादी का? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का साथ कीजिए। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे वादा कर रहा हूं हमने फैसला लिया है तो इंशाअल्लाह ताला मैं बार बार आपके दरमियान में आता रहूंगा। जब तक अल्लाह मैं आपके दरमियान में आता रहूंगा। हम लड़ेंगे उत्तर प्रदेश की तरक्की के लिए। उत्तर प्रदेश को फिरका परस्ती से छुटकारा दिलाना है, मौका परस्ती से छुटकारा दिलाना है। समाजवादी पार्टी के बारे में अखिलेश के बारे में मैं क्या बोल सकता हूँ? अखिलेश आपके वालिद बुजुर्गवार ने 18 जनवरी को मीडिया के सामने कहा कि अखिलेश मुसलमानों के खिलाफ है। फैसला आपको करना है। जब बाप अपने बेटे के बारे में ये बात चल रहा है तो शायद वो सच ही कह रहे हैं, तो शायद वो सच ही कह रहे हैं। मगर आपको देखना है मेरे भाई, अपने वोट को जाया मत करिए, अपनी पार्टी को कामयाब करिए। लोग मुख्तलिफ तरीकों से आपको आकर बोलेंगे, समझाएंगे, अखबार में बयान देंगे। अरे ये मजलिस से अगर 8-10 एमएलए कामयाब हो जाते हैं तो क्या होगा? मेरे भाई, तादाद कभी काम नहीं करती। इंसान की तारीफ गवाह है, तादाद ने काम नहीं किया। जिन लोगों को अपनी मंजिलें मिली, जिनके पास तादाद नहीं थी वो मुट्ठी भर थे, मगर उनके पास इखलास था, उनके पास एक हौसला था, उनके पास एक दीवानगी की मोहब्बत की गरीबों के ताल्लुक थे। इसीलिए मुट्ठी भर लोगों को तारीख में लिखा कि उन्हीं को मंजिल मिलती है। तादाद से काम नहीं होता। और अगर कोई कहेगा कि 8-10 जीत जाएंगे तो क्या होगा, तो उनको बताना कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में हमारा एक बेटा, हमारा एक भाई, हमारा एक बोलने वाला एक पागल है जो पागलों की तरह मुकाबला करता है संघ परिवार से। उनसे कहना मैं बड़े इखलास के साथ कह रहा हूं, मैं गुरूर और तकब्बुर में गिरफ कर नहीं कह रहा हूं, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। ये करम है परवरदिगार का कि जब कभी हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में
मकसद है। याद रखो मेरे भाई, हमारी निस्बतों को मजबूत करना है, हमारे तशक्कुस को मजबूत करना है। ये निस्बतों पर तशक्कुस का कौन मजबूत करेगा? ये सपा नहीं कर सकती, ये बीएसपी नहीं कर सकती, ये बीजेपी नहीं कर सकती। ये तशक्कुस और निस्बतों को मजबूत करने वाली जमात का नाम मुल्क मुस्लिमीन है। जब आप कौमिंग करने जाइए तो सोचिए मेरी इन बातों को, गुफ्तगू करिए इन बातों पर, सवाल करिए उन लोगों से कि बताओ, ये आकर ये तमाम चीजें सामने रखकर गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे आखिर में से यही कहना चाह रहा हूं कि मुत्तहिद रहिए। यकीनन बीजेपी को इंशाअल्लाह ताला उत्तर प्रदेश में टिकट होगी। हिंदुस्तान के वजीर आजम अगर 50 सभाएं भी कर लेंगे उत्तर प्रदेश में, मिस्टर मोदी लखनऊ में आप कामयाब नहीं होंगे। नोटबंदी आपने की, उत्तर प्रदेश की आवाम नोटबंदी कर देगी आपका। हाजिर मुस्लिमीन के हक में दुआ भी करिए कि अल्लाह हमको कामयाब करे। अपने दोस्त अहबाब को तरहीब कीजिए, निकल कर पतंग के निशान पर